नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और खुलासे हो रहे हैं शिव जी, लगातार खुलासे हो रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस दौर में मीडिया नतमस्तक हो, उस दौर में प्रधानमंत्री के कार्यालय से कोई खबर ब्रेक होने लगे। लेकिन मेरा ये मानना था कि जब विरोधी पस्त हो जाते हैं तो अपनों में से ही कोई विरोधी बन जाता है। तो लगातार खुलासे हो रहे थे। 3 मुख्यमंत्रियों की वजह से ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प बनती नजर आ रही थी। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अधिकारी के खुलासे, और इंडिगो में जो बड़ा क्राइसिस हुआ शिव जी, उसमें भी खुलासा आ गया। प्रधानमंत्री के करीबी अधिकारी का नाम आ गया। बस जैसे ही ये नाम आया, प्रधानमंत्री ने आनन फानन में अपने एक करीबी नेता को काम पर लगा दिया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। और दर्शकों से कहूंगा कि वो जो सोच रहे हैं ना जिस करीबी नेता के बारे में, वो नहीं है। जिस करीबी नेता के बारे में वो सोच रहे हैं, उसी से तो परेशान हो गए हैं प्रधानमंत्री। जो देश दुनिया में जिसके बारे में कहा जाता था, तो वो कौन से 3 राज्य हैं, वो कौन से 3 मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खेला दिलचस्प बना दिया। और मोदी ने अपने किस करीबी को कहां दौड़ाया, और अब किसकी फाइल आने वाली है। अटैक तो हो रहा था, लेकिन क्या अब काउंटर अटैक होगा? क्योंकि याद कीजिए, मैं दर्शकों को याद दिलाऊंगा, क्रिकेट का वर्ल्ड कप का फाइनल गुजरात में हुआ था और इंडियन क्रिकेट टीम कैसे हारी थी। आज तक ये रहस्य बना हुआ है। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारने वाली इंडियन टीम फाइनल में कैसे हारी। बहुत सारी चीजें हैं। शुरुआत गुजरात से होती है, तार बनारस तक पहुंचते हैं, लेकिन लखनऊ से होते हुए, दिल्ली से होते हुए, मुंबई से होते हुए वो नागपुर तक पहुंचता है। और ये तमाम जो कोन बन रहे हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री इसमें जुड़ गए हैं। और पटना का भी कनेक्शन आ गया है। ये मामला बहुत छोटा नहीं है। तो हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे अपने शानदार अंदाज में, और हम एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। जी शिव। अब 3 राज्य हैं, 3 मुख्यमंत्री हैं, और अगर सब जगह मिला लो तो लगभग लगभग 168 सीटें। और 168 सीटों का मतलब आप जानते हो, 1/3 सीटें। टोटल 543 हैं। 17 थी 51, यानी 510 हो गई 168 की। फिर बची कितनी? ऐसे में प्रधानमंत्री की निगाह इन सीटों पर है, और इन्हीं सीटों से प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से चूके। और चूके हैं तो फिर इन तीनों राज्यों पर वो नहीं चाहते हैं कि उनके सबसे खास व्यक्ति का इन राज्यों पर दखल बढ़े। और इसी के तरह इन तीनों राज्यों की मुख्यमंत्री की कुर्सी लगातार आपको सुरक्षित दिखती है। और ये तीनों मुख्यमंत्री लगातार एक नेता विशेष के टारगेट पर रहते हैं। वो बार बार कहा जाता है कि अब गई सरकार, तब गया इस्तीफा, अब होगा, कब होगा, तब होगा कि जब होगा। आपको बता दें कि बुरा वक्त चल रहा है। मोदी जी के बुरे वक्त में कोई कमी नहीं है। हालांकि उन नेता की वजह से बीजेपी की साख बनी हुई है। वही नेता सब चुनाव में विजय दिलाते हैं, और लोकसभा में भी मोदी अभी असहाय है। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, बैसाखियों के जरिए है। तो आप देख रहे हैं कि इंडिगो के इतने बड़े संकट के बावजूद ना तो वो नायडू के मंत्री से कह पा रहे हैं, राम मोहन नायडू से, कि भैया आप इस्तीफा दे दो, अब आप पे संभल नहीं रहा है। ना ये कह रहे हैं कि हम विभाग बदल देंगे। ना खुल के बोल पा रहे हैं, क्योंकि नायडू नाराज ना हो जाए, इंडिगो नाराज हो जाएगी। जनता रोज पिटती रहे, लुटती रहे, कुटती रहे, चिल्लाए, भूखी मर जाए, क्या लेना देना है। अगर नायडू नाराज हो गए, सरकार गिर जाएगी। और इस इंडिगो पहले और इंडिगो नाराज हो गया तो फिर चुनाव लड़ने के लिए फंड कहां से आएगा? और इंडिगो नाराज हो गया तो फंड कहां से आएगा? और फंड नहीं आएगा तो चुनाव जीतेंगे कैसे? कांग्रेस के पास और अन्य दलों के पास अब चुनाव हारते हारते फंड ही तो खत्म हो गया। हर राजनीतिक दल 3 चुनाव न जीते तो पार्टी एंड पर चली जाती है। यही भारतीय जनता पार्टी 2012 के विधानसभा चुनाव में संतोष जी मौजूद हैं, उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, पकड़ पकड़ के मंडल अध्यक्षों को पर्चे बहाल करवाए गए थे। वो दौर भी देखा है हमने। और आज बीजेपी की टिकट के लिए लाइन लगी है, एक एक के ऊपर 6-6 आदमी बैठे हैं, एक एक सीट पर 70-70 उम्मीदवार बैठे हैं। अरे वो और छोड़िए शिव जी। शिव जी वो छोड़िए, दिल्ली में एक प्राचीन मंदिर है। मैं दर्शकों से कहूंगा जरा ध्यान से सुन ले, और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बहुत सुनते हैं।
मैं उनको ठिकाना भी बता रहा हूँ। दिल्ली में एक प्राचीन मंदिर है, उस प्राचीन मंदिर के पुजारी है, आजकल वो विधानसभा लोकसभा का टिकट भी दिलवा रहे हैं और राज्यसभा भी पहुंचवा रहे हैं और योगी सरकार में मंत्री भी बनवा रहे हैं। अगर बीजेपी वाले चाहे तो ढूंढ ले किसी को, अगर राज्यसभा सभा जाना है तो। चलो, अब हमें तो कोई बनाएगा नहीं और हम पर है नहीं कुछ, तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने उनके इतना लिए था, ये उनके लिए था जो हमें गरियाने आ जाते हैं, उनको कहता हूँ कि अपनी एनर्जी यहाँ मत लगाओ, एनर्जी वहां लगा दो, क्या पता एमएलसी बन जाओगे, राज्यसभा चले जाओगे, और क्या नहीं, पता अगर बहुत ज्यादा एनर्जी लगा दी तो मंत्री भी बन मैं जाओगे। मैं मैं नाराज होने वाले और गरियाने वाले अपने समर्थकों का बहुत हौसला अफजाई करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। कम से कम वो इस जी। बहाने हमारा वीडियो सर्च करके देखने आते हैं। उनका भी हम पर एहसान है, वो कमेंट लिखते रहे। कम से कम वो इतने हमारी फिक्रमंद तो हैं कि नया वीडियो ये क्या लेके आया है, कितना झूठ बोला है, कितना सच बोला है। कम से कम उन्हें फिक्र तो रहती है। हमारे अपने बिल्कुल। दर्शकों को तो इतनी भी फिक्र नहीं रहती कि वो कम से कम कुछ लिख सके। तो चलिए, हम उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। तो संतोष जी, कौन से वो 3 राज्य हैं, कौन से वो 3 चीफ मिनिस्टर हैं जो इस जुगल जोड़ी की नाक में दम किए हुए हैं और जोड़ी फड़फड़ा रही है एक दूसरे के विरोध में उतरने के लिए? हर जोड़ी में झगड़े हुए हैं। अटल आडवाणी की जोड़ी में बिगड़ा, मुलायम सिंह और अमर सिंह की जोड़ी बिगड़ी, मुलायम और वीपी सिंह की जोड़ी बिगड़ी, मुलायम और लालू यादव की जोड़ी बिगड़ी, रामविलास पासवान और लालू की जोड़ी बिगड़ी, नीतीश और लालू की जोड़ी बिगड़ी, अजीत और मुलायम की जोड़ी बिगड़ी। हम ये गिनाते चल रहे हैं जोड़ियां जो बिगड़ी। नहीं, आप इसमें एक और जोड़ियां नहीं, इसको दूसरी तरीके से देखिए शिवजी, भारतीय राजनीति नहीं, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश की राजनीति में चले जाए, नेता नेता होता है और मैनेजर मैनेजर होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। नेता मैनेजर बनने की कोशिश भी करे तो बन नहीं पाता, और मैनेजर का मतलब है चुनाव जितवाने वाला, और चुनाव जितवाने वाला कितनी भी कोशिश कर ले वो नेता नहीं बन सकता। इस देश में कांग्रेस पार्टी के लिए फंड जुटाने की बात हो, आजादी के आंदोलन के दौरान इस देश में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बात हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। लेकिन वो नेता नहीं बने। नेता कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। नेता की एक अलग खासियत होती है। इस देश में लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी के संगठन को खड़ा करने में जो भूमिका निभाई, खासतौर से राम मंदिर आंदोलन को चलाकर, लेकिन आडवाणी नेता नहीं बन पाए। नेता कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रमोद महाजन एक अच्छे मैनेजर थे, लेकिन वो नेता नहीं बन पाए। इसी तरह से बीजेपी की जीत में, बीजेपी की वर्तमान ताकत में अमित शाह का एक बड़ा योगदान है, लेकिन नेता तो नरेंद्र मोदी। और अब आ जाइए, एक बड़ी, ये लोग बड़े कहते हैं ना, नेहरू वर्सेस पटेल, नेहरू वर्सेस पटेल, कहने वाले तो यहां तक कहते हैं, और अब तो तथ्य सबके सामने है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से विदाई लेने से पहले, सक्रिय राजनीति से अलग होने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर दिया था कि लाल कृष्ण आडवाणी कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री न बन पाए। वो सुनिश्चित करके गए थे। ठीक उसी तरह से नरेंद्र मोदी जैसे ही गुजरात की राजनीति से दिल्ली में आए, पहले उन्होंने गुजरात में अमित शाह को कमजोर करना शुरू किया। पूरा देश उनके हाथ में तो सौंप दिया, लेकिन गुजरात सौंपने में झिझकते रहे। फिर अपने करीबी सीआर पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालत ये हो गई थी कि अमित शाह का पूरे देश में सिक्का चल रहा था, लेकिन गुजरात में उनको ठिठक कर रह जाना पड़ा। फिर नरेंद्र मोदी ने खेल कर दिया, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, वहां पर आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाकर बिठा दिया। और ये खेल इतना ही नहीं हुआ, ये खेल कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इसको बड़े आराम से समझिए। 2014 का लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे उस समय नरेंद्र मोदी। अमित शाह को राजनाथ सिंह की टीम में प्रभारी महासचिव बनाया उन्होंने उत्तर प्रदेश का। 71 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 सीटें अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने। यूपी के प्रदेश पर किसका कब्जा? प्रदेश बीजेपी पर अमित शाह का। 17 का विधानसभा चुनाव आया, प्रदेश अध्यक्ष कौन? केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह के आदमी। संगठन महासचिव कौन? अमित शाह के आदमी। यूपी बीजेपी संगठन पर पूरा कब्जा किसका? अमित शाह के आदमी का। चुनाव जीते, बीजेपी का वनवास खत्म हुआ, बम्पर तरीके से वनवास खत्म हुआ। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे। अचानक मनोज सिन्हा का नाम आया, वो जाके वाराणसी जाके पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। फिर आया कि वाराणसी एयरपोर्ट को मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर दिया गया, और फिर अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम आया। नरेंद्र मोदी उस समय ताकतवर नेता थे,
संघ ने अगर योगी आदित्यनाथ के नाम को आगे किया था, वो चाहते तो अड़ सकते थे, लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने चुपके से उस बात को मान लिया। उसके बाद अमित शाह के पास करने और कहने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है। एयरपोर्ट पर गोरखपुर से भागे भागे योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए। दिल्ली के अपने आवास से वो इंतजारी कर रहे थे कि अमित शाह से मुलाकात करें, तो पता लगा अमित शाह एयरपोर्ट चले गए। वो भागे भागे एयरपोर्ट पहुंचे तो पता लगा उनके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अमित शाह उड़ गए। ये हालत थी। क्यों बनाया? नरेंद्र मोदी योगी को पसंद करे या ना करे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगी कि भाई योगी आदित्यनाथ कुछ भी कर देंगे, मेरा कितना भी बुरा कर देंगे, लेकिन वो अमित शाह के पाले में नहीं जाए। वो कहानी सुनिए कि मेरी आंख एक आंख फूटे तो फूटे, पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई भी बन जाए, लेकिन अमित शाह का आदमी न बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती है, और कल्याण सिंह के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो हुआ था याद होगा सब। उन्हें अपना लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लखनऊ में जाके 3 दिन तक डेरा डालना पड़ा था, तब जाके वो जीते थे बड़ी मुश्किल से लोकसभा का चुनाव। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे करके नेता को सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और कल्याण सिंह कहने भी लग गए थे कि अरे अटल जी पीएम तो तब बनेंगे जब एमपी बनेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय तमाम लोग जानते थे कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा का चुनाव हार जाए और उनकी पार्टी को 400 भी सीटें मिल जाए, तो लोकसभा का चुनाव हारने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नैतिकता थी, मर्यादा थी उस समय। ऐसा नहीं था कि पुष्कर सिंह धामी विधायक का चुनाव हार जाए और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि अमित शाह के लाडले हैं, और बेचारे प्रधानमंत्री के लाडले अनिल बलूनी जो है वो आज तक रास्ता देख रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। ये तमाम चीजें। अब आ जाइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जैसे ही, महाराष्ट्र में बीजेपी में कई तरह, आरएसएस का गुट, मोदी का गुट, अमित शाह का गुट, लेकिन जैसे ही अमित शाह को मौका मिला, शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, उसी दौरान लोकसभा चुनाव भी हुए। वो क्या खेला हुआ वो तो बताऊंगा मैं अभी। दर्शक कहते हैं कि बार बार क्यों कहते हैं आगे बताऊंगा आगे बताऊंगा। अरे तार तम्यता टूट जाती है, आप एक एक करके सुनते चले जाइए कैसे जुड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वहां विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद वहां पो की स्थिति बनी। मुंबई में एकनाथ शिंदे मान बैठे थे कि नहीं अब सीएम तो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। दिल्ली में नेताओं की बैठक हुई। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और कई अन्य नेता मौजूद थे अमित शाह के घर। आमतौर पर मीटिंग कहां होती पता है शिव जी? जेपी नड्डा के आवास पर। उस दिन मीटिंग कहां थी? अमित शाह के आवास पर। और उसके बाद क्या होता है? तमाम लोग निकल जाते हैं, एकनाथ शिंदे को रोक लिया जाता है। आधा घंटा 1-to-1 एकनाथ शिंदे के साथ अमित शाह बैठे, फिर वो मुंबई जाते हैं। एनडीए की बैठक होनी थी जिसमें आगे का कार्यक्रम तय होना था, लेकिन एकनाथ शिंदे नाराज होकर अपने गांव चले जाते। वो तो ठीक है कि देवेंद्र फडणवीस अड़ गए, आरएसएस अड़ गया कि नहीं देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना है। नरेंद्र मोदी बड़ी आसानी से स्वीकार कर गए। दो वजह थी। एक तो अमित शाह के आदमी एकनाथ शिंदे से छुटकारा मिल रहा, दूसरा देवेंद्र फडणवीस किसी भी हालत में अमित शाह के गुट में नहीं जा सकते थे, ये उनका मानना था। तीसरा, देवेंद्र फडणवीस को साथ कर वो आरएसएस के साथ भी जो बातचीत का माध्यम है वो खुला रखना चाहते थे। नितिन गडकरी को, चौथा, नितिन गडकरी को वो कंट्रोल कर सकते थे देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से, क्योंकि नितिन गडकरी भी नागपुर से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर से आते हैं। और पांचवा सबसे महत्व, महाराष्ट्र पर कब्जे का मतलब है चुनाव लड़ने के लिए ढेर सारा फंड, आर्थिक नगरी, ढेर सारा फंड। और 2013 में आडवाणी मोदी से इसलिए पिछड़ गए थे क्योंकि बीजेपी को चुनावी चंदा देने वाले जितने उद्योगपति थे वो सब मोदी के साथ खड़े थे, और ये बता दिया था कि भैया मोदी को उम्मीदवार बनाओगे तो हम पैसा देंगे, आडवाणी को बनाओगे तो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि 2009 में देखो आडवाणी जी ने क्या बुरा गत कर दिया था भारतीय जनता पार्टी का। तो जो खेला मोदी ने अपने गुरु के साथ किया था, मोदी को डर था कि कहीं उनका करीबी उनके साथ वो खेला ना कर दे, तो महाराष्ट्र को हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। अमित शाह के पाले में किसी भी तरह से महाराष्ट्र को वो हाथ से जाने नहीं दे सकते। और सिर्फ यही वजह नहीं, इस देश में कई उद्योगपतियों के अलग अलग ठिकाने हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस अडानी को सबसे ज्यादा गरियाते और आलोचना करते नजर आते हैं, उसी अडानी साहब ने विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े नेता शरद पवार को साथ रखा है। शरद पवार मोदी से भी अडानी की तारीफ करते हैं, और शरद पवार राहुल गांधी को कई बार सलाह दे चुके हैं कि भैया अडानी का मसला छोड़ दो। ये मोदी की राजनीतिक कलाकारी है, देख लीजिए कैसे साधते हैं। तीसरा अहम स्टेट आता है बिहार।
बिहार की बीजेपी किसके हाथ में है? अमित शाह के हाथ में। पिछले कई प्रदेश अध्यक्ष उठा लीजिए आप, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे संजय जायसवाल हो, वो किसके आदमी थे? अमित शाह के आदमी थे। और इससे पहले शिव जी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इससे पहले 2 वाक्य आए थे जब लगा कि बिहार की सत्ता जो है वो अमित शाह के आदमी के हाथ में चली जाएगी। नरेंद्र मोदी ने अंतिम समय पर खेला कर दिया। अब बिहार से फंड तो नहीं आता है, बिहार से पैसा तो नहीं आता है, लेकिन बिहार एक राजनीतिक मजबूती देता है। जब लालू यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार इस तरफ आने वाले थे, अमित शाह अड़ गए कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। नरेंद्र मोदी ने इंटरवीन किया और नहीं कहा कि नहीं, नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जैसे ही नीतीश कुमार ने ऑफर दे दिया कि भाई आप बड़ी पार्टी, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, अमित शाह तैयार हो गए। वहां पटना में कोर्ट सिलवाने शुरू हो गए थे लोग। यहाँ से नरेंद्र मोदी ने संदेशा भिजवा दिया कि नहीं नहीं भाई, बड़े हो या छोटे हो, लेकिन हमने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा था तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। 25 में हालत ये हो गई कि 92-93 पर बीजेपी पहुंच रही थी, अचानक वो 90 से नीचे आके ठहर गए। ये भी राज की बात है जो आज तक राज बना हुआ है। भाई जब खेला ही करना था, इतना कैलकुलेटेड रिजल्ट ही आना था, तो 95 सीट भी आ सकती थी बीजेपी के पास। लेकिन फिर बिहार चला जाता किसके पास? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते। अब इन तीनों स्टेट का, आप दर्शक कहेंगे कि भैया इसका क्या मतलब है, ये भी सीधे सीधे बता देता हूं। आज की तारीख में इस देश में 5 राज्य है जो 40 या 40 से ऊपर है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, कितनी सीटें? 80 सीटें। नंबर 2 महाराष्ट्र, कितनी सीटें लोकसभा की? 48। नंबर 3 बिहार, कितनी सीटें लोकसभा की? 40। उसके बाद पश्चिम बंगाल, कितनी सीटें? पश्चिम बंगाल ऊपर आता है, लेकिन मैंने बिहार का जिक्र जानबूझकर ऊपर किया। पश्चिम बंगाल की कितनी लोकसभा सीटें? 42। तमिलनाडु की कितनी लोकसभा सीटें? 39, यानी 40 के आसपास। तमिलनाडु में बीजेपी का कुछ लेना देना है नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इनको बहुत ज्यादा आगे जाने नहीं देती, सीटें भले जीत ले। तो बचते हैं यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, और इन तीनों राज्यों में लोकसभा की सीटें मिलकर हो जाती है 168। और इन्हीं तीनों राज्यों में खेल हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था, और इन्हीं तीनों राज्यों में खेल हो गया कि नरेंद्र मोदी को अपने जीवन काल में पहली बार अल्पमत की सरकार चलाने पर मजबूर होना पड़ा। और अब मैं आंकड़ों के साथ बता देता हूं, दर्शकों से कहूंगा आंकड़े थोड़े से बोझिल लग सकते हैं, लेकिन आंकड़े सारी कहानी बयां करते हैं, इसलिए आपको आंकड़ों को जरूर समझना चाहिए। इन तीनों राज्यों में 168 सीट, 1999 का लोकसभा चुनाव। उससे पहले 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 में 13 महीने के लिए बने थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक चाय पार्टी दी, जयललिता ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, वोटिंग हुई, 1 वोट से सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी। आ गया 1999 का लोकसभा चुनाव। 1999 में बिहार और झारखंड ये संयुक्त थे, मतलब विभाजन उस समय नहीं हुआ था। 1999 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीट मिली 29, महाराष्ट्र में मिली 13 और बिहार में मिली 23। ये कुल मिलाकर कितने हो गए थे शिव जी? 65। लेकिन जैसे ही आप 2004 के लोकसभा चुनाव में आते हैं तो 2004 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा पहुंच के चला गया 28। अगर हम झारखंड को भी जोड़ लेते हैं तो एक उसको भी जोड़ लीजिए, तो कितने पहुंच गए? 29। 65 से 29 पे पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी 182 से गिरकर 138 पे पहुंची और अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हार के सत्ता से बाहर। बिल्कुल। अब आ जाते हैं 14, 19 और 24। ये बहुत गजब गणित। 2014 का लोकसभा चुनाव, यूपी में 71, बीजेपी की अपनी, सहयोगियों की बात नहीं कर रहा हूं। यूपी में 71, महाराष्ट्र में 23, बिहार में 22, कुल मिलाकर हो गए 116। और 1984 के बाद पहली बार किसी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, 282 सीटें बीजेपी ने जीती थी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, 168 में से 116 सीट। 2019 का लोकसभा चुनाव, यूपी में सीटें कुछ घटी, 62 आ गई। महाराष्ट्र में 23 की 23 रही। बिहार में सीटें कुछ घटी, 17 आ गई, 102 आई। लेकिन फिर भी बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था, 300 का आंकड़ा पार कर गया। और जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में खेला हो गया, महाराष्ट्र में खेला हो गया, तो फिर देखिए क्या हो गया। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीटें मिली और अखिलेश यादव तो लोकसभा के अंदर कह चुके हैं कि साहब का दम तो ये है कि जिनकी वजह से सीटें कमी, उनको हटा नहीं पा रहे। साहब हटाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि डर उनको यह है कि अगर उनको हटाया तो फिर केशव प्रसाद मौर्य सीएम बन जाएंगे या अमित शाह का कोई आदमी सीएम बन जाएगा।
तो पता लगा 80 में से 33 आई है, अगली बार 10 भी ना आए, और पता लगा वाराणसी का लोकसभा चुनाव जो बड़ी मुश्किल से जीते हैं, अगली बार वो भी न जीत पाए। बिल्कुल। वाराणसी को लेकर एक बड़ी खबर है, वो भी दर्शकों को बताता हूं मैं। और उसके बाद महाराष्ट्र में घट के रह गए 9। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन थे 2024 के लोकसभा चुनाव के समय? शिंदे। अगर एकनाथ वही शिंदे। हाँ, अमित शाह के आदमी भी अगर यूपी के सीएम होते तो यूपी में भी 9 का ही आंकड़ा होता, 9, 10, 11, 12 होता, शिव जी, उससे ज्यादा नहीं होता। और बिहार में सीटें रह गई 12, तो ये रह गए 54। तो जैसे ही 2014 के 116 के मुकाबले इन 3 राज्यों में 2024 में 54 सीटों पर आ गए, भारतीय जनता पार्टी सीधे 240 पर आ गई। और मोदी समझ गए कि भैया ये तो एक स्टेट ने काम खराब कर दिया, अगर यूपी और बिहार में अमित शाह का आदमी सीएम होता तो फिर 180 पे ही रहते हम लोग, अटल जी के जमाने में पहुंच जाते हैं। इसलिए इन तीनों राज्यों में अमित शाह के दखल को कम करने के लिए नरेंद्र मोदी ये इंश्योर करते रहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते रहे, महाराष्ट्र में एंटी शाह का खेमा मुख्यमंत्री बने, और उत्तर प्रदेश में एंटी शाह के खेमे से आने वाले योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री बने रहे। और मैंने जो लोकसभा चुनाव हारने की बात कही थी वो अनायास नहीं कही थी। 2024 का लोकसभा चुनाव सबको पता है, कई राउंड तक इस देश के सिटिंग प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे, और फिर अचानक अपडेट आना बंद हो गया और शाम को सीधे अपडेट आया कि वो जीते। लेकिन 4.25 लाख का आंकड़ा, 4.5 लाख का आंकड़ा लगभग 1.25 लाख तक पहुंच के अटक गया था। तो मामला खेला तो हो गया था। इस बार डर उनको यह है कि अगला लोकसभा चुनाव जब भी होगा, चाहे 29 में हो या मिड टर्म पोल हो, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अपनी लोकसभा सीट पर खेल हो जाए। तो उन्होंने अपने सबसे करीबी नेता CR पाटिल को वाराणसी भेज दिया है। शिव जी, ये बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता रहा हूं, स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के, कि अब वाराणसी और वाराणसी के आसपास के जिले, चंदौली, गाजीपुर और बाकी जिले हैं, वहां पर चुनावी तैयारियों की जिम्मेदारी CR पाटिल को सौंपी गई है। अब वो 2027 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से तैयारी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, या इस देश में कोई मिड टर्म पोल या मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। 2027 में तो जनवरी फरवरी में विधानसभा का चुनाव होगा, क्या ऐसा तो नहीं कि 2026 के अक्टूबर नवंबर में ही लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ? वो कौन सी चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने गए हैं, ये तो हमारे दर्शक बखूबी बता दें। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव की तैयारियां करवानी होती तो फिर नरेंद्र मोदी अपने किसी करीबी आदमी को वाराणसी नहीं भेजते कि जाओ वाराणसी और उसके आसपास ध्यान। और एक बात और बता देता हूं, जिन दर्शकों को ये लगेगा कि भैया आप तो हवा में बोल रहे हैं कि अमित शाह कैसे, 2014 हो 2019 हो, इन दोनों लोकसभा चुनाव में वाराणसी में अमित शाह की बजाय मेन भूमिका में नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को रखा था, याद कर लीजिए। और चुनाव प्रचार जिस दिन खत्म हुआ था उस दिन वहां पर राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। और वाराणसी संसदीय चुनाव जीतने के लिए ही शिव जी नरेंद्र मोदी कैसे साधते हैं, क्योंकि पूर्वांचल के चेहरे राजनाथ सिंह बड़े चेहरे हैं। नहीं, उनका बनारस, स्थानीय मिर्जापुर पड़ोस में है, उनका चंदौली भी पड़ोस में, उनके दोनों जनपद हाँ, पड़ोस। तो ये कैसे साधते हैं। दूसरा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष रहे हुए हैं मनोज सिन्हा, उनको साधा उन्होंने। और तीसरा, वाराणसी में वो ड्यूटी पे लगाते थे BHU के ही छात्र राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आने वाले और कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रह चुके ब्राह्मण चेहरे माने जाने वाले महेंद्र नाथ पांडे। वाराणसी में अमित शाह को उन्होंने प्रमुखता नहीं दी। वाराणसी की मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र की चुनावी राजनीति जो है वो राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा और महेंद्र नाथ पांडे के इर्द गिर्द घूमती थी। और एक बड़े चैनल के एक बड़े पत्रकार, जो कलम के धनी पत्रकार माने जाते हैं, जो उसी इलाके के आते हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राजनीति को बनारस में उनकी चुनावी धार को मजबूत करते हुए नजर आते थे। नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी भी वो एक चैनल के कर्ता धर्ता है, लेकिन कलम के धनी है, लिखते बहुत अच्छा है और बहुत शानदार लिखते हैं, बड़े पत्रकार। जी सर। चलिए, अब देखना यह है, ये 3 राज्यों के 3 CM मोदी और शाह के गले की हड्डी बन चुके हैं, और इसी को बचाने के लिए उन्होंने अपना प्रदेश, अपनी लोकसभा बचाने के लिए तत्काल CR पाटिल को दिल्ली से मूव किया है बनारस के लिए। देखना यह है कि इस महत्वपूर्ण खबर के बाद भी क्या योगी को शाह हटा पाएंगे, या फिर फडणवीस का विकल्प एकनाथ शिंदे को बना पाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र में खेल चालू है, क्योंकि शाह भी कम पैंतरेबाज नहीं है, और बिहार में भी खेल चालू है। कल फिर नीतीश ने अपने बेटे को आगे करने की बात और मुहिम आगे बढ़ाई। अब देखना यह इन तीनों राज्यों में
क्या शाह अपनी वोटें सेट कर पाते हैं या नहीं, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल शिव जी, इतना ही। एक और बड़ी खबर मैं आपके दर्शकों को देना चाहता हूं, जो हो सकता है कि अगले 4-5 दिनों में ठीक बैठ जाए। ये कहा जा रहा है कि साहेब जादूगर की जान जो होती तोते में होती है ना, तो साहेब की जो सप्लाई चेन, दर्शक समझ जाए सप्लाई चेन कौन है। उनके कारोबारी मित्र है, धन्ना सेठ है, वो सप्लाई चेन। ये जो प्रधानमंत्री पद की लड़ाई है, अब सप्लाई चेन पर भी पहुंचने वाली है। और सप्लाई चेन पर अगर ये लड़ाई पहुंचेगी, क्यों? क्योंकि जो दूसरे वाले हैं, वो अपना एक दूसरा पैरेलल सप्लाई चेन तैयार कर चुके हैं एक दूसरे उद्योगपति के साथ, जो कि गुजरात से ही आता है। तो अगर आने वाले दिनों में आपके सामने साहेब के करीबी मित्र के बारे में कोई बड़ी खबर या बड़ी फाइल आ जाए, तो मान के चल लीजिए कि जो बैकअप प्लान जो था ना, दूसरी सप्लाई चेन तैयार हो गई है। और इस पॉलिटिकल लड़ाई में, प्रधानमंत्री पद की लड़ाई में जो है, वो कॉरपोरेट जगत भी एक तरह से कूदता हुआ नजर आ रहा है। और जिनको ये समझ में ना आ रहा हो, मैं फिर से दोहरा देता हूं, जिनको ये समझ में ना आ रहा हो, उनके लिए इतिहास बता देता हूं कि धीरू भाई अंबानी के यहाँ छापे, छापे के बाद वित्त मंत्री यानी वीपी सिंह को हटा दिया राजीव गांधी ने। और वीपी सिंह ऐसे खफा हुए कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो अंबानी ग्रुप के खिलाफ वो पूरी तरह से उतर गए। वो तो गनीमत है कि कुछ महीने बाद उनको हट जाना पड़ा वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से, नहीं तो अंबानी नाम का कोई साम्राज्य नहीं होता, अंबानी नाम का कोई बिजनेस कम्युनिटी नहीं होता। और यही वजह है कि अडानी जो राहुल गांधी को नहीं साध पा रहे हैं, वो शरद पवार को साध के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कल को विपक्षी गठबंधन की कोई सरकार बनेगी तो शरद पवार भी एक मजबूत आवाज होंगे। क्योंकि अगर उस खेमे में उनकी बात करने वाला कोई नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो अडानी को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सब बाहर जाना पड़ेगा। तो अब देखिए कि अगले 3-4 दिनों में कौन सी बड़ी खबर आने वाली है, दर्शकों से मैं कहूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है, और खबर आएगी वो दर्शकों के समक्ष रखेंगे। खबरें के अंदर का ही तो बात हम लाते हैं निकाल के। हम खबरें चल रही होती हैं तब भी कुछ ऐसा देखते हैं कि क्या और तथ्य आए, क्या और प्रूफ आए। तो फिलहाल संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बात और कहूंगा शिव जी, ये जो व्यूवरशिप आती है ना भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो भैया ये 60-70% लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से कहूंगा, देख लिया आपने, अच्छा लगा आपको, लाइक वाला बटन दबाने में कोई समय नहीं लगता, कमेंट करने में थोड़ा सा बहुत समय लगता है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन दबाने में समय नहीं लगता। तो आगे बढ़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने लोग देखते हैं अगर वो सारे लोग ही सब्सक्राइब कर ले तो अभी 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। तो दर्शकों से कहूंगा, तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर हमारी मेहनत को आप सराहते हैं तो कमेंट भी कर दीजिए। चाहे आप हमारी तारीफ करें, चाहे आलोचना करें, सभ्य भाषा में आपकी तारीफ का भी स्वागत है और आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार। नमस्कार।